कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था और मृत्यु जो क्या है 1936 में। प्रेमचंद दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से हमारे समाज में पशुओं और मानव के बीच के संबंध को व्यक्त करता है कि पशुओं के प्रति भी अगर हम संवेदनशीलता की भावना रखेंगे तो वो भी हमारे प्रति संवेदनशीलता का भाव अपनाएंगे। इस पाठ के मुख्य पात्र जो हैं दो बैल, मोती और हीरा, और क्या है, मोती और हीरा, झूरी और गया, झूरी और गया। झूरी के पास दो बैल थे जिनका नाम मोती और हीरा था। झूरी अपने दोनों बैलों से अत्यधिक स्नेह करता है और टाइम पर उनको दाना पानी डालता है, जिससे बैल भी बदले में उसको उतना ही चाहते हैं जितना झूरी उनको चाहता है। दोनों बैल काम भी उतना ही झूरी को देते हैं जितना झूरी उनसे चाहता है। ये सब दोनों के बीच में आत्मीय संबंध है, मानव और पशु के बीच के आत्मीय संबंध है कि जितना मालिक अपने पशुओं को चाह रहा है, पशु भी अपने मालिक को उतना ही चाह रहा है। लेकिन संयोगवश एक दिन झूरी का साला गया उसके पास दोनों बैलों को लेने के लिए आ गया और झूरी ने अपने साले गया को जो क्या है दोनों बैल दे दिए। दोनों बैल जो हैं मोती और हीरा गया के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। जैसे ही गया उनको घर लेकर के जाता है, दोनों बैल रस्सा तोड़वा करके वापिस झूरी के घर आ जाते हैं। झूरी दोनों बैलों को देखता है तो बेहद खुश हो जाता है, लेकिन झूरी की पत्नी जो क्या है ये सब देख करके चिढ़ जाती है और कहती है कि नमक हराम है। यानी वहां पर किस काम के लिए लेकर के गए थे, फिर भी जो क्या है ये वहां पर नहीं रुके। लेकिन झूरी जो क्या है ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो अपने दोनों बैलों को जो क्या है गले से लगा लेता है। और साथ में गांव के लड़के भी जब वो वापिस आते हैं तो झूरी और मोती और हीरा के बीच के आत्मीय संबंध को देख करके ये कहते हैं कि ये तो अद्भुतपूर्व है। यानी ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि एक मालिक और पशुओं के बीच में इतना गहरा प्रेम। अब झूरी की पत्नी ये सब देख करके जल भून जाती है और उनके प्रति, हीरा और मोती के प्रति उसके मन में नफरत हो जाती है और वो नौकर को बोल देते हैं कि आगे से इनको सूखा भूसा डालना है, इनको कुछ भी नहीं देना है। तो झूरी का नौकर जो क्या है बैलों को सूखा भूसा देता है। दोनों बैल उदास मन से यानी दुखी मन से खाने के लिए नान में मुंह डालते हैं। नान का मतलब खोर में मुंह डालते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ फीका फीका लगता है, यानी वो स्वाद नहीं आता जो पहले चारा खाते थे उसी के हिसाब से। अब झूरी जो अपने नौकर को ये कहता है कि चुपके से लेकर के और इनके भूसे में खली डाल दे। नौकर वैसा ही करता है, लेकिन कुछ समय बाद गया फिर वापिस आ जाता है और दोनों बैलों को ले जाता है। अब गया के साथ दोनों बैल जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। हीरा और मोती रास्ते में कभी रस्सी छुड़ाने की बातें करते हैं तो कभी सींग से उसको गिराने की बातें करते हैं। और अब की बार गया जो क्या है वो रस्से से बांध करके नहीं बल्कि गाड़ी में जोत करके लेकर के जाता है। तो कभी एक तरफ से हीरा गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करता है तो कभी मोती करता है। और घर पहुंचते पहुंचते जो क्या है गया को बिल्कुल जो क्या है दुखी कर लेते हैं और गया का मन जो क्या है दोनों बैलों से मन भर जाता है। लेकिन फिर भी वो अगले दिन जो क्या है गया दोनों बैलों को लेकर के खेत में चला जाता है। तो हीरा की नाक के ऊपर जो क्या है डंडे बरसा देता है, जिससे मोती को बड़ा दुख होता है कि मेरे मित्र के साथ अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि हीरा और मोती में दोनों में गहरी दोस्ती थी। तो मोती जो क्या हल जुआ
लेकर के भाग जाता है और एक बार तो मन करता है कि गया को सींग मार मार के पछाड़ दो, लेकिन हीरा मूक भाषा में, यानी दोनों एक दूसरे की भाषा सुनते हैं और उसको मना कर देते हैं ऐसा करने के लिए। अब मोती और हीरा को जो क्या है गया सारा दिन उनसे कड़ा काम लेता है, यानी सख्त काम लेता है, खाने पीने को सूखा भूसा देता है, जिससे दोनों बैल बिल्कुल ही उदास रहते हैं और सोचते हैं कि एक बार तो पीछा छुड़ा करके अपने मालिक के पास चले गए थे, अब कैसे चले जाएं, क्योंकि दोनों को बड़ी मोटी मोटी रस्सी से बांध रखा है और ज्यादा मेहनत करते हैं, अधिक काम करते हैं, खाने के लिए सूखा भूसा मिलता है। यह उनके लिए अपमान है और उनकी कर्मठता के ऊपर कलंक है कि हम सारा दिन काम करते हैं फिर भी हमारे को ऐसा सूखा भूसा दिया जाता है। गया के घर में ही एक छोटी लड़की रहती है, वो लड़की उन दोनों बैलों के ऊपर दया करती है। कार्य क्या है दया करने का, क्योंकि जैसा व्यवहार मोती और हीरा के साथ होता है वैसा ही व्यवहार उस लड़की के साथ भी होता है। लड़की के साथ भी सारा दिन, लड़की से भी सारा दिन काम लिया जाता है और उसको भी शाम को सूखा खाना दिया जाता है। लड़की को बैलों के ऊपर दया आती है और शाम को चुपके से 2 रोटियां उठाती है, दोनों बैलों को एक एक दे करके उनके सिर के ऊपर हाथ फेरती है, तो बैलों को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई तो हमारे साथ अपनेपन का व्यवहार करने वाला है। दोनों बैल लड़की से भी उतना ही प्रेम करने लग जाते हैं जितना लड़की करती है। एक दिन मूक भाषा में दोनों मोती और हीरा बातें करते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर कितना समय व्यतीत करेंगे। दोनों रस्सी को जो क्या है मुख में चबा करके तुड़ा करके भागने की जो क्या है सलाह कर रहे होते हैं। उसी समय जो क्या है लड़कियों को रोटी देने के लिए जाती है शाम के समय, तो वो देख लेती है कि बैल जो है यहाँ से जाना चाहती हैं, तो कहता है कि एक बार हीरा की मन करता है कि इस घर की स्त्री के ऊपर सींग चला दूं, तो मोती कहता है कि इस घर की लड़की के ऊपर जो क्या है मैं सींग चला दूं, तो हीरा उसको ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि हमारी जात में जो क्या है स्त्री जाति पर सींग चलाना मना है। ये कि लड़की है जो हमारे को सम्मान की भावना से देखती है। लड़की खाना उनको दोनों रोटी खिला करके खाने में जब वापिस चली जाती है, फिर थोड़ी देर में आकर के दोनों के रस्से खोल देती है। रस्से खोलने के बाद दोनों भागते हैं, तो लड़की आवाज लगाती है कि दादा फूफा के घर से जो 2 बैल लेके आए थे वो दोनों जो क्या है रस्सी तोड़वा करके भाग गई है। अब दोनों बैलों को जो क्या है उस कटघरे से निकलने का मौका मिल जाता है और लंबी दौड़ लगाते हैं, दूर तक चले जाते हैं और गया के हाथ नहीं आते हैं। अब दोनों कई दिनों से भूखे हैं, भरपेट भोजन नहीं खाया है और रास्ते में जाते हैं, दोनों सींग मिलाते हुए कुलेल करते आगे भागते हैं और उनको वहां दिखता है कि एक सांड डूबता हुआ आ रहा है, यानी रंभाता हुआ आ रहा है और वो ये चाहता है कि मोती और हीरा दोनों को जो क्या है मैं मसल दूं यानी मार दूं। लेकिन उसी समय दोनों मित्र सलाह करते हैं कि नहीं, यह समय जो हमारा भागने का नहीं है बल्कि दोनों को मिल करके मुसीबत का जो क्या है डट करके सामना करता है। दोनों आपस में सलाह मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सांड जो क्या है उन्मादा हुआ है, पागल हो चुका है, अपनी युवा अवस्था के जो क्या है वो जोश दिखाना चाहता है। तो हीरा और मोती सलाह मिलाते हैं कि एक अकेले के काबू में नहीं आएगा, बल्कि ये करेंगे अगर वो मेरे को मारने के लिए भागे तो तू पीछे से सींग लगा देना, और मोती कहता है मुझे मारने के लिए भागे तो तू पीछे से सींग लगा देना। दोनों मिलकर के जो क्या है उस सांड के पीछे पड़ जाते हैं और सांड को जो क्या है पूरी तरह से पराजित कर देते हैं और सांड जो क्या हार करके भाग जाता है। अब वहां पर जो क्या है मटर का खेत है, दोनों मटर के खेत में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक उनमें से ये देख लेता है कि ये खेत जो क्या है किसी मालिक का है, वो चढ़ने के लिए नहीं जाता बल्कि वो वहां पर खड़ा होकर के देखने लग जाता है। देखते हुए एक जब दूसरा उसमें मिट्टी में धंस जाता है तो मालिक आता है, मालिक आकर के उन दोनों को पकड़ लेता है, वो एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाता है क्योंकि वो कहता है कि मैं इतना मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, अगर एक विपत्ति में है तो दूसरे का हमें साथ देना चाहिए। तो दूसरा भी वही खड़ा होकर के जो क्या है उसका इंतजार करता है, लेकिन दोनों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद दोनों को कांजी होश में बंद करवा दिया जाता है।
कांजी हाउस का मतलब है वह स्थान जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अब दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद वहां पर देखते हैं कि 9-10 प्राणी और भी वहां पर भूखे हुए हैं, लेकिन उन प्राणियों के लिए समय पर न तो चारे का प्रबंध है न पानी का प्रबंध है। सभी की ठठरियां निकली हुई हैं। ठठरियां निकलने का मतलब है कि उनकी हड्डियां निकली हुई हैं। अब मोती और हीरा दोनों जो क्या है वहां पर बंद हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ तो हम और भी ज्यादा अच्छे फंसे। अब हीरा जो क्या है अपनी सींग से जो क्या है दीवार को गिराना चाहता है। 1-2 बार सींग मारता है, दीवार से कुछ मिट्टी गिराती है, फिर थोड़ी देर बाद वो दीवार को गिरा देता है। वो सारे प्राणी जो क्या है निकल करके भाग जाते हैं। तो हीरा कहता है कि ये तो कम से कम 9-10 प्राणियों की जान तो बची। अब उन दोनों को वहां पर बांध दिया जाता है। जब कांजी हाउस का मालिक होता है और क्या है नीलामी के लिए गांव के व्यक्तियों को बुला लेता है। दोनों बैल बहुत दिन से खाए बिना बहुत ही कमजोर हो चुके हैं और जब उनकी नीलामी के लिए एक व्यक्ति आता है जो कसाई है, बधिक है, वो उनकी कोंच में हाथ लगा करके देखता है कि इनमें कितना मांस है। तो दोनों बैलों का जो क्या है वैसे ही ठठरियां तो निकल ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि इनमें कहीं ना कहीं मांस मिल जाएगा। जब वो बधिक या कसाई उन दोनों बैलों का रस्सा लेकर के और वहां से निकलता है तो जिस रास्ते से मोती और हीरा निकल करके जा रहे होते हैं तो उन दोनों को वो रास्ता जाना पहचाना लगता है और दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते हैं कि ये तो वही रास्ता है जिस मालिक के पास हम पहले रहते थे। दोनों जो क्या है कसाई के हाथ से रस्सी छुड़वा करके और जो क्या है अपने मालिक झूरी के पास चले जाते हैं और कसाई उनके पीछे पीछे भागा हुआ है। तो दोनों उल्टा मुड़ करके उसको मारने के लिए भागते हैं और झूरी जो क्या है उन दोनों बैलों को जो क्या है अपने गले लगा लेता है और वापिस अपने दोनों बैलों को झूरी और दोनों बैल अपने मालिक को दे करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। पाठ का सार यही है। इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? पाठ से सीखने योग्य बिंदु, संगठन सीखने योग्य बिंदु, नंबर 1, मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नंबर 2, संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति है। आगे हारे हुए मित्र पर दया का भाव रखना चाहिए। स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। स्त्री का सम्मान करना चाहिए। पशुओं के साथ भी दया का भाव रखना चाहिए। दया का भाव
देखिए पाठ पढ़ते हैं हम। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने एक और तो कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संवेदों को उकेरा है, तो दूसरी ओर उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को अपनी स्वतंत्रता के प्रति चेताया है। प्रेमचंद जी अपनी इस कहानी की भूमिका में लिखते हैं कि पशुओं में गधे को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा गया है। यानी जब हम किसी को मूर्ख कहते हैं तो उसको गधा कह देते हैं, इसलिए प्रेमचंद ने उसको सबसे ज्यादा बुद्धिहीन यानी मूर्ख माना है। अभी तो जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना हो तो उसे हम गधा कह देते हैं। प्रेमचंद जी बेवकूफ होता है या केवल उसके सीधेपन, उसकी सहनशीलता ने उसे यह पदवी दिलवाई है, इसका कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। लेखक का कहने का यानी प्रेमचंद का कहने का तात्पर्य है कि गधे को जब हम मूर्ख कहते हैं तो उसके लिए कोई भी निश्चित कारण नहीं हमारे पास कि जिसके आधार पर हम उसको मूर्ख कह देते हैं। गाय प्राय अपने सींग मारती है, ब्याही हुई गाय की तो बात ही क्या, अनायास सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, यानी शेरनी का रूप। यूं तो कुत्ता भी बहुत शरीफ और गरीब जानवर है, पर तब उसे भी क्रोध आ जाता है, परंतु गधा कभी क्रोध नहीं करता। यानी गधे को कभी भी गुस्सा करता हुआ नहीं देखा गया है। उसे जितना चाहे मारो, खराब सड़ी घास उसके सामने डाल दो, पर उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा जाता। हर वक्त उसके चेहरे पर संतोष की छाया झलकती रहती है। वैसाख के महीने में भले ही वह एक आध बार कुलेल कर ले यानी अपनी मस्ती दिखा दे, पर उसे कभी खुश होते नहीं देखा जाता। हर वक्त उसके चेहरे पर एक सथाई निषाद सा छाया रहता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा का उस पर कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल ऋषि मुनियों से गुणों से भरपूर होते हुए भी आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है। हम सभी जो क्या है गधे को मूर्ख कहते हैं और उसके लिए हमारे मन में कोई भी सम्मान की भावना नहीं है, लेकिन प्रेमचंद ने उसके प्रति जो सम्मान का भाव दिखाया है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि गधे जैसा प्राणी तो संसार भर में है ही नहीं, जो सुख दुख लाभ हानि सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। ऋषि मुनियों वाले गुण भी जो क्या है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना गुण होने के बाद भी उसका इतना अनादर क्यों किया जाता है, ऐसा न तो मैंने कहीं देखा और न ही कहीं सुना है। इसलिए कभी कभी लगता है कि सीधापन संसार के लिए नहीं। अब देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा है। गधे के साथ साथ जो है प्रेमचंद भारतवासियों की दया के भाव को भी साथ साथ प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कभी लगता है कि सीधापन संसार के लिए नहीं। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्यों? इसलिए नहीं कि वे बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, इसलिए नहीं कि वे जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। भारतीय 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं। भारतीय व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं प्रेमचंद कि वो किसी इंसान की जली कटी बातें सुन करके भी चुप रह जाते हैं, मगर फिर भी बदनाम है। फिर भी भारतीयों को जो क्या है बदनामी मिलती है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। प्राइम के बारे में कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। यदि भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लें तो शायद फिर वे भी सभ्य कहलाने लगे। आज जापान को देखिए, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना शुरू कर दे तो शायद वो भी भारतीय भी सभ्य कहलाने लगे। अब जापान को देखिए, मिसाल सामने है। मिसाल का मतलब उदाहरण सामने है। केवल एक ही जीत ने उसे संसार के सभी जातियों में सर्वोपरि बना दिया है। स्वभाव से गधे का एक और छोटा भाई भी है, वह गधा तो है पर उससे कम, वह है बैल। गधे का छोटा भाई किसको कहा गया है? बैल को। जिस अर्थ में हम प्राय गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी अर्थ में हम बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति का भी प्रयोग करते हैं। संभवतः कुछ लोग बैल को बेवकूफों में श्रेष्ठ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी तो अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं। अड़ियल का मतलब जिद्दी। बैल और भी कई ढंग से अपना असंतोष, रोष में गुस्सा प्रकट कर देता है। अतः बैल गधे से कुछ अर्थों में निचली श्रेणी का है, यानी गधे को प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में गिनते हैं और बैल को जो क्या है उससे कम श्रेणी में गिनते हैं, क्योंकि गधा जो क्या है उससे ज्यादा सहनशील है। जूरी काका के 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के मजबूत डील डोल वाले बैल थे। डील डोल भी मजबूत शरीर यानी ऊंची
काठी के थे, देखने में सुंदर तो थे ही, काम में भी चौकस यानी अत्यधिक कार्य करने वाले। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया, यानी बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। वे दोनों कभी आमने सामने या फिर आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा में अपनी सुख दुख की बातें करते थे। मूक का मतलब बिना बोले हुए, सांकेतिक भाषा में वे दोनों एक दूसरे के मन की बातों को समझ भी जाते थे, पर कैसे, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति अवश्य थी, ऐसी शक्ति जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, यानी मनुष्य के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है जो शक्ति उन दोनों बैलों में थी। वे दोनों एक दूसरे को कभी चाट कर तो कभी सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, कभी दोनों आपस में सींग भी उलझा लिया करते थे, मन मुटाव के नाते नहीं बल्कि विनोद या फिर आत्मीयता के भाव से, यानी दोनों एक दूसरे से सींग लगा करके अपनी खुशी प्रकट करते थे। जैसे ही मौका मिलता दोनों दोस्तों में धोल धप्पा होने लगता, यानी दोनों अपनी अपनी खुशी प्रकट करने लगते, मानो इसके बिना उनकी दोस्ती कुछ खुशखुशी या कुछ हल्की सी रहती है, यानी अगर वो ऐसा नहीं करे तो उनकी दोस्तियों को अधूरी सी लगती है। संभवतः उनकी इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर उनकी यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े, यानी दोनों दोस्त एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि दोनों अपने ऊपर ज्यादा बोझ लेने की कोशिश करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या शाम को जब भी दोनों खुलते, दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते थे। उनका मालिक जब नाक में खलिया भूसा डाल देते तो दोनों ही साथ उठते, नाक में मुंह डालते। नाक का मतलब जिसमें चारा डाला जाता है, यदि एक अपना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी उसकी देखा देखी मुंह हटा लेता। दोनों बैलों में इतनी मित्रता थी। संयोगवश जूरी ने एक बार दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को पता न लगा कि उन्हें जूरी ने वहां क्यों भेजा। उन्होंने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। उन्हें अपना यूं बेचा जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जूरी के साले बेचारे गया को उन दोनों को अपने घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दांतों पसीना का मतलब वह उन्हें पीछे से आता तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता, पगैया का मतलब रस्सी, तो पीछे की ओर जोर लगाते। यदि गया उन्हें मारता तो दोनों सिंह उसकी ओर तान कर उनकारने लगते, यानी तान कर उनकारने लगते, उसको मारने के लिए दौड़ते। अगर भगवान ने उन्हें मारी दी होती तो वे दोनों जूरी से पूछते कि उन गरीबों को घर से क्यों निकाला जा रहा है। यानी जब उनको गया के साथ जब वो जा रहे थे तो दोनों बैल ये कहते हैं कि भगवान ने हमारे को बोलने की शक्ति दी होती तो हम दोनों जूरी से ये पूछते कि हमारे को घर से क्यों निकाल दिया गया। दोनों ने अपने मालिक की सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी, यानी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसी सेवा जो उनका मालिक करता था बदले में वो उतना ही काम उसको देते थे। यदि फिर भी इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम से ले लेते, पर मालिक की ही चाकरी में मर जाना दोनों को कबूल था। यानी वो जूरी के सिवाय किसी दूसरे के पास काम करना सही नहीं समझते थे। वो ये कहते थे कि मैं इन्हीं की गुलामी करके यही मर जाऊं, हम मर जाएं तो हम दोनों को स्वीकार है। न तो उन्होंने कभी दाने चारे की ही शिकायत की, जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खाया। फिर क्यों दोनों को जालिम के हाथों बेच दिया। उन दोनों को बार बार जूरी से यही शिकायत थी। शाम के समय जब दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन फिर भी नाक में लगाए जाने पर एक ने भी उसमें मुंह न डाला, यानी दोनों अपना घर छोड़ करके बहुत दुखी थे। दोनों का यह सोचकर दिल भारी हो गया कि जिस घर को उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया है। यहाँ पर उन्हें नया घर, नया गांव, नए आदमी सभी बेगानी, यानी बेगानी का मतलब पराई लग रही थी। आखिर दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाई मिलाई और एक दूसरे को कनखियों से, कनखियों का मतलब है तिरछी नजर से देखा। दोनों आराम से वहीं लेट गए। जब गई सभी गांव वाले सो गए तो दोनों ने जोर मारकर अपनी अपनी रस्सी तोड़ा ली और तेजी से घर की ओर भाग चले। हालांकि रस्सियां बहुत मजबूत थी, कोई और बैल तो उन्हें तोड़ न सकता था, पर इन दोनों ने अपने घर की याद आते ही दूनी शक्ति से एक झटके में रस्सियां तोड़ा ली। जूरी सुबह सोकर उठा तो उसने अपने दोनों बैलों को चलनी पर खड़े पाया। दोनों के गले में आधी आधी रस्सी लटक रही थी। उनके घुटने तक कीचड़ में सने हुए थे और दोनों की आंखों में अपने मालिक के प्रति स्नेह टपक रहा था। यानी दोनों बैलों ने इतनी ताकत के साथ रस्सी तोड़ी और रात के समय ही घर पर पहुंच गए। सुबह जो क्या उन मालिक ने उनको देखा तो जो क्या है उनके मन में भी जो क्या अपने मालिक के प्रति स्नेह था। जूरी भी अपने बैलों को देखकर गदगद उठा, यानी खुश हो गए। मन खुशी से भर गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मालिक सेवक का प्रेम आलिंगन और परस्पर चुंबन का वह दृश्य बस देखते ही बनता था। यानी एक मालिक का अपने पशुओं के प्रति प्रेम और एक पशु
अपने मालिक के प्रति प्रेम ऐसा दृश्य कभी भी देखने को पहले नहीं मिला था। बैलों को वापस घर आया देख घर और गांव के लड़के इकट्ठे हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। यह घटना गांव के इतिहास में अभूतपूर्व न होकर भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। गांव की बाल सभा ने दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। तुरंत अभिनंदन पत्र, उनके स्वागत के लिए कुछ तैयारी करना। तुरंत उन बच्चों में से कोई अपने घर से रोटियां लाए, कोई गुड़, कोई चोकर या कोई भूसी लेकर वहां पहुंचा। बैलों की प्रशंसा में एक बालक बोला कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। यानी अपने मालिक के प्रति इतना प्रेम देख करके उन बैलों का तभी बच्चों ने ये बात कही। तभी दूसरे ने भी समर्थन करते हुए कहा, इतनी दूर से दोनों के लिए चले आए। तीसरा बोला, ये बैल नहीं, पिछले जन्म के आदमी है। तीसरे बालक की बात को काटने का किसी का साहस न हुआ। उधर जोरी की पत्नी बैलों को अपनी दवा पर वापस लौटा देकर जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है। एक दिन भी वहां काम न करके मुंह मोड़कर भाग खड़े हुए। जोरी अपने बैलों पर लगाए गए आग से न सुन सका, यानी उनके ऊपर जो कटाक्ष किया गया है वह जोरी को सहन नहीं हुआ। नमक हराम क्यों है, सारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते, इसलिए भागाए होंगे। पत्नी विरोध से बोली, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, कोई नहीं, बाकी तो इन्हें पानी पिलाते हैं ना। जोरी भी कुछ चिढ़ते हुए बोला, चारा मिलता तो क्यों भागते, बोलो। जोरी की पत्नी और चिढ़ते हुए बोली, इसलिए कि ये लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह कोई सहलाते नहीं, पकड़कर जोतते भी हैं। यानी अगर वो उनको खाना खिलाएंगे तो काम भी उनसे अधिक मात्रा में लेंगे। ये दोनों तो ठहरे काम छोड़, काम करना पड़ता है इसलिए भाग निकले। देखूंगी नहीं कैसे खली और चोकर खाते हैं, सूखे भूसे के सिवाय इनको मैं कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। फिर तो यही होने लगा। जोरी की पत्नी ने मजदूर को, यानी काम करने वाले को कड़ी ताकीद, कड़ा आदेश दे दिया। ताकीद करने का मतलब आदेश दे दिया कि बैलों को खाली सूखे भूसे के अलावा और कुछ न दिया जाए। बैलों ने नाक में मुंह डाला तो सब कुछ फीका फीका लगा कि वो खाने को उनको अच्छा नहीं लगा। चारे में न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था, अब क्या खाएं। इसी आशा में भरी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगे। ताकने लगने का मतलब वो देखने लगे। जोरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता बे। मजदूर ने तपाक से यानी तुरंत उत्तर दिया, मालकिन मुझे मार डालेगी, यानी मालकिन का आदेश है। अरे तो कुछ चुरा कर ही डाला। जोरी झुंझलाते स्वरों में बोला, न दादा ना, तुम भी पीछे से उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाओगे, मैं तो ना डालू। दूसरे दिन जोरी का साला फिर उन दोनों बैलों को लेने आ गया। अब की बार वह दोनों को गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में चलते चलते 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाले। हीरा कुछ ज्यादा सहनशील था। शाम को घर पहुंचकर गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध कर कल की शराब का मजा चखाया। फिर वही सूखा सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया। अपने दोनों बैलों को उसने खाने के लिए खली चूरी सब कुछ डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं, यानी सारा दिन काम लेने के बाद उनको खाने के लिए कुछ भी न देना, यह उनकी कर्मठता के ऊपर कलंक था। यानी वो अपनी सबसे ज्यादा बड़ी बेइज्जती इसके समय महसूस कर रहे थे। जोरी ने इन्हें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। उसकी एक टिटकार पर ही दोनों उड़ने लगते थे। एक टिटकार में एक ही आवाज पर दोनों उड़ने लगते का मतलब भागने लगते थे। यहाँ उन्हें मार खाने को मिली, खाना तो अच्छा मिला ही नहीं, साथ में उनको मार भी खाने को मिली। यहाँ उन्हें इससे उनका आत्मसम्मान तो आहत हुआ तथा साथ ही उस पर सूखा भूसा खाने को। आत्मसम्मान आहत का मतलब घायल हो गया उनका आत्मसम्मान। दोनों आहत बैलों ने नाद की तरफ आंखें तक न उठाकर देखा। दूसरे दिन जब गया ने बैलों को हल में जोता तो दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। यानी हम गया के घर में काम नहीं करेंगे, पांव न उठाने की कसम का मतलब है गया उन्हें मारते मारते थक गया, पर दोनों के पांव तक न उठे। उस निर्दयी गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा गया। वह हल लेकर ही भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों कभी पकड़ाई में न आते। हीरा ने मोती से मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, यानी बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, कसाई कहेगा। अब की बार पकड़े गए तो बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने मोती को समझाया तो मोती विवशता भरे शब्दों में बोला। विवशता का मतलब मजबूरी। पढ़ने दो, जब बैल का जन्म ले ही लिया तो अब मार से कहां तक बचेंगे। तभी गया भी 2 आदमियों के साथ दौड़ा हाथों में लाठी लिए वहां पहुंचा। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं
इनको कुछ मजा भी, लाठी लेकर आए हैं। हीरा ने मोती को समझाते हुए कहा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने अधीरता से हीरा को कहा, अधीरता का मतलब बेचैनी से। हीरा सहनशीलता दिखाते हुए फिर मोती से बोला, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, यानी हमारी कौम यह नहीं करती कि दूसरे के ऊपर सींग चलाए। हीरा की बात सुनकर मोती दिल में अटक कर रह गया। तब तक गया भी वहां आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले जाने लगा। शुक्र है कि उसने इस वक्त उनसे मारपीट न की, नहीं तो मोती ने भी पलटवार करने की सोच ली थी। उन दोनों के तेवर देखकर गया और उसके साथ समझ चुके थे कि अब वक्त टाल जाना ही उचित है, यानी दोनों बैलों में विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। तेवर का मतलब उनके हाव भाव देख करके सभी समझ चुके थे कि बैलों के सामने न आए तो अच्छा रहेगा। दोनों को चुपचाप लाकर थान पर बांध दिया गया। दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डालने को डाल दिया गया। दोनों चुपचाप बस यूं ही खड़े रहे। जब घर के लोग भोजन करने लगे तो उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए उन दोनों के पास पहुंची और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों उस एक रोटी से तृप्त हो जाती, यानी शांति मिल जाती। प्रेम से भरी हुई उनको वो जो 2 रोटियां मिलती थी उनसे उन्हें लगा मानो भोजन मिल गया हो। उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास तो है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ की मार खा कर बैलों से उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी वो बैलों से जुड़ गई थी। दोनों को दिन भर जोता जाता था, डंडे भी खाने पड़ते थे तो वे अड़ते भी थे और फिर उन्हें शाम को थान पर बांध दिया जाता। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। इस बच्चे द्वारा प्रेम से दिए गए प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, उनके रोम रोम में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। रोम रोम में, उसके छिदर छिदर में उनके विद्रोह की भावना, बदले की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मुख भाषा में हीरा से मन की भड़ास निकाली थी। कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने मोती से जानना चाहा। एक आध को सींगों पर उठाकर पटक दूंगा लगता था। मोती का धैर्य जवाब दे चुका था, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। हीरा ने बच्ची के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए कहा, तो मालकिन को न फेंक दो, वही तो इस लड़की को मारती। मोती जुझलाहट भरे शब्दों में बोला, अरे लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, तुम यह क्यों भूल जाते हो? यानी पशुओं में भी औरत के प्रति सम्मान की भावना जो क्या है, लेखक ने यहाँ पर प्रकट की है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। मोती ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, यह तो बताओ। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी, फिर भाग निकलेंगे। रात को बालिका रोटियां खिलाकर चली गई थी। दोनों ने रस्सियां चबाने की कोशिश तो बहुत की, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अभी वे कुछ उपाय सोचते कि सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। बच्ची का स्नेह स्पर्श पाकर दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, यानी खुश हो गई। बच्ची ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। इतना कहकर बच्ची ने दोनों की रस्सियां खोल दी, पर दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे। मोती ने हीरा से अपनी भाषा में पूछा, चलते क्यों? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। आफत का मतलब मुसीबत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। तभी बालिका जोर से चिल्लाई, फूफा वाले बैल भाग गए हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भाग गए, जल्दी दौड़ो। गया यह सुनकर हड़बड़ाते हुए बाहर निकल कर आया और वो बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों बैल भी तेजी से भागे। गया ने पीछा किया तो वे और भी तेज भागने लगे। गया शोर मचाते हुए गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल चुका था। वे बस सीधे दौड़ते चले गए। उस नए मार्ग का उन्हें ज्ञान न था जिस मार्ग से वे आए थे। वे भूल गए। उस मार्ग में नए नए गांव मिलने लगे। रास्ता भूल जाने पर वे दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। यानी दोनों मित्रों को भागते भागते काफी समय हो गया था। दोनों आगे जाकर के देखते हैं कि कोई नया रास्ता सूझ ही नहीं रहा। एक रास्ते पर जाकर के दोनों खड़े होते हैं और मुख भाषा में बातें करते हैं कि अब क्या करना चाहिए।
हीरा ने भूल महसूस करते हुए कहा, मालूम होता हम दोनों राह भूल गए हैं शायद। तुम भी तो बेहतासा आगे जा रहे थे। अरे वही मार गिराना था उसे, हीरा बोला। क्या कहते, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? यदि वो अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हम भी अपना धर्म छोड़ दें? दोनों भूख से व्याकुल तो हो ही रहे थे। खेत में हरी हरी मटर खड़ी थी। भूख की अधिकता में लोग का श्रवण न कर सके, सो चलने लगे। रह रहकर आहट भी लेते, यानी कहां से कोई आवाज आ रही है। आहट का मतलब है कहीं कोई आ तो जा नहीं रहा है। दोनों का जब पेट भर गया तो दोनों को अपनी आजादी का अनुभव, बस वही मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले जोर से डकार ली, फिर सींग से सींग मिला और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी अपनी ताकत के हिसाब से वो एक दूसरे को धकेल रहे थे। ठेलने का मतलब ये है। मोती हीरा को कई कदम तक पीछे धकेलता ले गया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। वह खाई में गया तो उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने खेल खेल में झगड़ा होते देख तो चुपचाप किनारे रहे। तभी दोनों ने देखा कि सामने से कोई सांड भोगता चला रहा। हाँ, जब वह सांड उनके सामने आ पहुंचा तो दोनों मित्र अपनी अपनी बगले झांकने लगे। बगले झांकने का मतलब है कि इधर उधर देखने लगे। सांड क्या पूरा हाथी था? उसे भिड़ जाने का मतलब जान से हाथ धोना था, यानी अपने आप को खत्म करना था। न भिड़ने पर भी अपनी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। सांड इन्हीं की तरफ आ रहा था। बड़ी भयंकर सूरत थी उसकी, यानी देखने में भी डरावना लग रहा था। मोती मुख भाषा में बुदबुदाया, बुरे फंसे, जान बचेगी या नहीं? फिर भी कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला पड़ा है। आरजू विनती का उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी हम उसके सामने दया याचना करेंगे तो उसका कोई भी प्रभाव इस सांड के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। मोती मुख भाषा में बुदबुदाया, यानी बड़बड़ाया, बुरे फंसे, जान बचेगी या नहीं? फिर भी कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला पड़ा है तो भाग चले। नहीं, भागना तो कायरता होगी। यह तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 बार समझा, यानी हीरा कहता है कि मैं तो भाग कर जाता हूं, तुम यही रह जाओ। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो ना जल्दी। भाई उपाय यही है कि दोनों जने मिलकर एक साथ चोट करें उस पर। मैं उसे आगे से खदेड़ता हूं, तुम उसे पीछे से, यानी मैं आगे से टक्कर मारूंगा तो तुम पीछे से मारोगे। दो ही मार पड़ेगी तो घबरा कर भाग खड़ा होगा। अगर मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, यानी तुम पीछे से उसके ऊपर सींग से वार करना है। तो दोनों कार्य जान जोखिम का, पर दूसरा उपाय भी तो नहीं है, यानी हम ऐसा करके अपनी जान को जोखिम में डालेंगे, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। सांड की ओर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। उधर सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। तजुर्बा भी उपाय, संगठित माने एक होकर के लड़ने वालों से। उसे तो एक शत्रु से ही मल युद्ध करना था, यानी आपस में टक्कर का युद्ध करना आता था उसे। वह जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड मोती की ओर मुड़ा तो हीरा ने उसे खदेड़ दिया, यानी पीछे से धक्का दिया। सांड ने तो सोचा यूं था कि एक एक करके दोनों को गिराने पर ये दोनों भी उस्ताद निकले। उस्ताद का मतलब दोनों के भी गुरु निकले। वे ऐसा अवसर न देते, ऐसा मौका नहीं दिया। एक बार सांड झल्लाकर में गुस्से के साथ हीराकांत करने के लिए, और हीराकांत करने का मतलब उसको मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ा। तभी मोती ने बगल से पीछे से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिए का मतलब घसोड़ दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे घुमा तो हीरा ने उसके दूसरे पल्लू में सींग चुभा दिए। आखिर बेचारा सांड पूरी तरह जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया कि सांड बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर दोनों ने उसका पीछा करना छोड़ा। दोनों मित्र अपनी जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि उस सांड को जान से मार ही डाल। यानी मोती जो क्या है, विद्रोही है, क्रांतिकारी है, और हीरा जो क्या है, सहनशील है, धैर्य रखने वाला है। तो मोती उसको कहता है कि सांड को जो क्या है बिल्कुल खत्म कर दो। तब हीरा तिरस्कार भरे लहजे में बोला, गिरे हुए बैल पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यानी हारे हुए शत्रु को जो क्या है छोड़ देना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती कहता है, मोती आक्रामक तेवर दिखाते हुए बोला, यानी गुस्से में होकर के बोला। अब घर कैसे पहुंचेंगे इस बारे में सोचो, पहले कुछ खा तो ले फिर सोच लेंगे। उनके सामने मटर का खेत तो था। मोती तुरंत उसमें घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया, पर उसने उसकी एक न सुनी। अभी उसने 2-4 ही ग्रास खाए होंगे। 2-4 ग्रास का मतलब 2-4 मुंह ही उसने जो क्या मटर के खेत में मारे होंगे।
दो आदमियों ने लाठियां लिए दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो बेड पर ही था, निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत यानी जिस खेत में पानी लगा रखा हुआ, उसके को कीचड़ में धंसने के कारण भाग न सका और पकड़ दिया गया। हीरा ने मोती को अकेले संकट में फंसे देखा तो वह भी लौट पड़ा। उसने यही सोचा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। सुबह दोनों मित्रों को कांजी घोष में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों का जीवन में पहला ऐसी बार मौका था। सारा दिन बीत जाने पर उन्हें खाने के लिए तिनका भी न मिला। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो दे देता था। यहाँ कई भैंस और भी थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दों का मतलब मरे मुंह की बात ही। उनमें कई तो इतने कमजोर हो गए थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए। टकटकी का मतलब एक नजर से फाटक को देखते रहते थे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती? तृप्ति का मतलब क्या? उसको क्या शांति मिलती? क्या पेट की भूख शांत होती? रात को जब भी खाने को न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की आग दहक उठे, यानी बदला लेने की भावना उसके मन में जल गई पूरी तरह से। वह मोती से बोला, अब और नहीं सहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाकर मरे शब्दों में जवाब दिया, मालूम होता है प्राण निकल जाए। इतनी जल्द हिम्मत मत हारो मोती भाई, यहाँ से भागने का कोई न कोई उपाय निकाल ना ही होगा तो आओ यह दीवार तोड़ दे। मुझसे तो अब नहीं होगा, मोती ने हिम्मत हारते हुए कहा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, यानी इतनी ताकत थी जो तुम दूसरों के सामने अपना रोब जमाते थे। हीरा ने उपहास किया तो मोती ने भी हाँ भरते हुए किया। उपहास का मतलब मजाक। साई अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी और हीरा मजबूत। बस अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया, जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकला है, यानी टुकड़ा निकला है। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया, यानी उसकी हिम्मत और भी आगे बढ़ गई। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर ऐसी चोटें मारी कि हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तभी कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा। टूटी दीवार और हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद के। उजड़पन मानी उसका ऐसा गलत व्यवहार देख दिया, रसीद करना काम में उसके शरीर के ऊपर लगा दिया। फिर हीरा को एक मोटी सी रस्सी में बांध कर लौट गए। मोती ने पड़े पड़े हीरा से कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला तुम्हें? भाई अपने बूते भर का जोर तो मार ही दिया था। ऐसा जोर माना किस काम का है कि और बंधन में पड़ गई? कि ये ताकत हमारे किस आधार पर पूरी हुई? हमारे को तो और भी ज्यादा बंधन में रहना पड़ेगा। हीरा ने बेटी से कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधनों में क्यों न कसना पड़े, यानी मैं अपनी ताकत को जरूर दिखाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कितने ही बंधन क्यों न आ जाए। अगर जान से हाथ धोना पड़ा तब कुछ परवाह नहीं, यानी चिंता ही नहीं हो, तो एक दिन मरना ही सोचो। अगर टूट जाती तो कितनी जानें बचती, देखो कितने भाई यहाँ बंद हैं। यानी हीरा ये कहता है कि अगर ये दीवार टूट जाती तो इस कांजी हाउस के अंदर जितने भी पशु बंद हैं उन सभी की जान छूट जाती, यानी वो यहाँ से निकल करके भाग जाते। किसी की भी देह में जान नहीं बची। 2-4 दिन और यही रहा तो यही सभी मर जाएंगे। मोती ने हीरा की हाँ में हाँ मिलाते हुए, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इतना कहकर मोती ने भी दीवार में वही सींग मारा। चोट मारते ही मिट्टी गिरते देख मोती की वो हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर किसी प्रतिद्वंदी की तरह गिर गया। प्रतिद्वंदी जो दो ऐसे व्यक्ति जो एक साथ टक्कर लेने वाले हो। आखिर लगभग 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद उसने दीवार के ऊपर से लगभग एक हाथ गिरा। उसने दूनी शक्ति लगाई तो दूसरे धक्के में ही आधी दीवार गिर गई। दीवार को गिरता देख माद मरे से पड़े सभी जानवर भी उठ खड़े हुए। तीनों घोड़ियां तेजी से भाग निकली, फिर बकरियां, इसके बाद वैसे भी वहां से खिसक गई। पर गधे ज्यों के त्यों वहां अब भी खड़े थे। उन्हें वहां खड़ा देकर हीरा ने उनसे पूछा, तुम क्यों नहीं भागे? एक गधे ने उत्तर दिया, अगर फिर पकड़ लिए गए तो? हीरा ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, भागो, यानी हमें मौका मिला हुआ। तब गधे ने डरते हुए कहा कि भाई हमें तो डर लगता है इसलिए हम नहीं भागेंगे। आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे वहीं खड़े खड़े सोचते रहे थे कि भागे या न भागे। मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लग गया। जब वह रस्सी तोड़ते तोड़ते थक गया मगर रस्सी न टूटी तो हीरा ने उससे कहा, तुम भाग जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, भगवान ने चाहा तो फिर कभी भेंट हो जाए, यानी हम कभी फिर मिल जाएंगे। शाम को रस्सी तोड़ने में असफल होते देख मोती ने आंखों में आंसू भरकर हीरा से कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी न समझो हीरा,
हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, तुम्हें विपत्ति में अकेला छोड़कर तुमसे अलग नहीं होऊंगा। हीरा ने मोती को फिर समझाया कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है, तुम ही दीवार तोड़ी है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हें बंधना पड़ा, अगर उसके लिए मुझे मार पड़े तो भी क्या चिंता है। इतना तो सोचो, हमारी वजह से 9-10 प्राणियों की तो जान बची, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यानी हीरा कहते हैं कि हमारी वजह से 9-10 प्राणी यहाँ से निकल करके भाग गए हैं, वो बंधन से छूट गए हैं, कम से कम उनका आशीर्वाद तो हमारे यहाँ काम आएगा। यह कहते हैं मोती ने अपने दोनों सिंगों से गधे को मार कर बाड़े से बाहर कर दिया। फिर वापस अपने बंधु के पास यानी अपने भाई के पास आकर सो गया। भोर होते मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई, यानी हड़बड़ मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। खूब मरम्मत करने का मतलब उसकी भी बहुत ज्यादा पिटाई की। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने भी घास का एक तिनका तक खाने के लिए न डाला। हाँ, एक आध बार पानी जरूर दिया जाता था, पानी पीकर ही उनके दिन कट रहे थे। दोनों इतने दुर्बल का मतलब बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि उठा तक न जाता था, उनकी हड्डियां तक निकल आ रही थी। एक दिन दोनों ने सुना कि बाड़े के सामने डुगी बज रही है। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हुए। तब दोनों मित्रों को बाड़े से बाहर निकाला गया, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का भला कौन खरीदार होता, क्योंकि कई दिन से कुछ खाना उनको नहीं मिला था। खाना न मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे। तो इतने कमजोर बैलों को कौन खरीद कर ले जाता। तभी एक दड़ियल में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी उनके पास आया। उसकी आंखें लाल थी, मुद्रा भी अत्यंत कठोर थी, यानी देख रेख का हाव भाव भी बड़ा कठोर था। दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से कुछ बातें करने लगा। उसका कठोर क्रूर चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों ने भाप लिया कि आखिर वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है। उसे कसाई होने में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भयभीत होकर देखा और अपने अपने सिर झुका दिए। हीरा मोती से बोला, गया कि घर से यूं ही भागे, लगता है अब जान न बच पाए। मोती भी कुछ है श्रद्धा भाव से बोला, यानी दोनों को अपने जीवन के प्रति हताशा हो चुकी है, दोनों में आशा का कोई भी भाव नहीं है। कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं है। अब वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं। हीरा बोला, भगवान के लिए तो मरना जीना दोनों समान है। चलो अच्छा ही हुआ, कुछ दिन उसके पास रहने का तो अवसर यानी मौका मिलेगा। वैसे भी याद करो, एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, तो अब फिर न बचाएंगे। मोती घिर आते स्वर में बोला, यह आदमी हम पर जरूर छुरी चलाएगा, देख लेना। हीरा ने दृढ़ता से कहा, यानी मजबूती के साथ, तो भी क्या चिंता, हमारा मांस खाल सींग अंडी सब किसी न किसी के तो काम आएंगे ही ना। दोनों की नीलामी के बाद वह दड़ियल दोनों को अपने साथ ले चला। उसके साथ चलते चलते दोनों की बोटी कांप रही थी, यानी उनके शरीर का अंग अंग कांप रहा था। बेचारों में पांव तक उठाने की ताकत न थी, फिर भी भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते। जरा भी चाल धीमी हो जाने पर वह दड़ियल उन पर जोर से डंडा जमा देता, यानी वो बड़ी बड़ी धाड़ी वाला व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर वो धीरे धीरे चलते तो पटाख देश उनके ऊपर डंडा लगा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़मीन समूह हरे भरे खेत में चलता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी चीखने चप्पल, कोई उछलता कूदता तो कोई आनंद से बैठा जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन जी रहे हैं, सभी पर स्वार्थी है सभी। उनमें से किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधी के सिकंजे में फंसे दुखी हैं, यानी उसके दोनों भाई कसाई के हाथों में चले गए थे। दड़ियल के साथ जिस राह पर वे चले जा रहे थे, तभी सहसा उन्हें ऐसे लगा कि यह परिचित राह है। उन्हें याद हुआ है किसी रास्ते से तो गया, उन्हें अपने गांव ले गया था। बिल्कुल वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उनकी जान में जान आई, उनकी तेज होने लगी, उनकी सारी थकान, सारी दुर्बलता न जाने कहाँ गायब। ओहो, यह तो अपना ही हार आ गया। अरे इसी कुएं पर तो हम पुर चलाते थे, यानी हल चलाते थे। पुर का मतलब हल चलाते थे। मोती ने हीरा से कहा, हमारा घर समीप आ गया है। हीरा भी भगवान को धन्यवाद देते बोला, भगवान की ही दया है सब। मोती ने कहा, मैं तो अब सीधे घर की ओर भागता हूँ। हीरा ने सवाल किया, यह जानी देगा क्या? मोती दृढ़ता से बोला, इसे मैं अभी मार गिराता हूँ, देखो। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आएंगे न जाएंगे, हीरा ने सुझाया। बस फिर क्या था, दोनों उन्मत्त होकर नवजात बच्चों की तरह, उन्मत्त नहीं पागल होकर के, पता नहीं उससे मन में कहाँ ऐसा जोश आया, कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, यानी उछलते कूदते, वही देखो वही हमारा थान है। दोनों बैल दौड़कर अपने थान पर आए खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे दड़ियल भी दौड़ा चला।
उसी समय झूरी दीवार पर बैठा धूप खा रहा था। अपने बैलों को आता देख उनकी ओर दौड़ा, अपने गले लगा लिया। अपने मालिक का आलिंगन सुख पाकर दोनों मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। एक झूरी का हाथ चाटता तो दूसरा गा। जब दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ी तो झूरी बोला कि मेरे बैल हैं, तुम क्यों पकड़ते हो? दड़ियल गुस्से में बोला, तुम्हारे बैल? अरे मैं तो मवेशी खाली से नीलामी में खरीद कर लाया हूँ। झूरी भी कड़े शब्दों में बोला, मैं तो समझा चुरा कर लाए हो, चुपके से भाग जाओ, मेरे बैल हैं। जब मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अधिकार नहीं है। दड़ियल ने बेड़ते हुए कहा, जाकर थाने में रपट लिखा दूंगा, क्या समझा है मुझे? झूरी बोला, देखते नहीं मेरे बैल है, इसका सबूत देख रहे हो ना, मेरे द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। दड़ियल जल्लाकर यानी गुस्से में आकर जो ही बैलों को जबरदस्ती यानी बलपूर्वक पकड़कर लाने के लिए आगे बढ़ा, उसे वक्त मोती ने सींग चला दिया। दड़ियल डर कर पीछे हटा तो मोती ने उसका पीछा किया। दड़ियल अपनी जान बचाकर वहां से भागा तो मोती भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुक कर वहीं खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा खड़ा झूरी को धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था और पत्थर फेंक फेंक कर अपना गुस्सा उतार रहा था। उधर मोती भी विजयी सुर की बातों से रास्ते में अड़ा खड़ा था। गांव के लोगों ने तमाशा देखा तो हंसने लगे। आखिर जब दड़ियल थक हार कर खाली हाथ वापस लौट गया तो मोती करता हुआ अपने थान की ओर लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे ही छोड़ देता। हीरा, अब ना आएगा वह दड़ियल, बुरी तरह डर गया है। अब तो आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखता हूँ कैसे ले जाता है वह में। मोती ने सूरवीर की तरह कहा। अगर वह गोली मरवा दे तो? हीरा ने संदेह मिटाने के उद्देश्य से पूछा तो प्रति उत्तर में बदले में मोती ने कहा, मर जाऊंगा पर उसके काम कतई नहीं आऊंगा। हीरा ने अपनी व्यवस्था दर्शाते हुए कहा, हमारा जीवन कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। मोती ने अपना तर्क रखा। झूरी ने दोनों के लौटने पर थोड़ी देर में नान में खले भूसा चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र निश्चित होकर खाने लगे। झूरी खड़ा खड़ा दोनों को प्यार से सहला रहा था। कई दिनों से बिछड़े झूरी और बैलों के प्यार भरे मिलन को 20 लड़के तमाशे की तरह देख रहे थे। यानी इतने लंबे समय के बाद दोनों मित्र का जो अपने स्वामी के पास आए हैं तो यह सभी तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में इस घटना से उत्साह छाई दिखाई देता था। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी वहां आकर अपने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। पत्नी को भी उन पर गर्व हो चला था।